हेलो दोस्तों। द हॉरर ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब वक्त है कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने का और डरने का विष्णु के साथ। तो आज की हमें कहानी भेजी है कैलाश जी ने। तो चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। रात का वो शायद दूसरा पैर चल रहा था। इतनी रात को ना जाने कहाँ से एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने ही वाली थी कि अचानक से ब्रेक्स लगने की आवाज़ आई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। गाड़ी दूर तक आवाज़ करती हुई गई और कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीख सुनाई दी। जब तक वहाँ जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ बस खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। ये सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन अब ये सब जब हमारे साथ हुआ तब तो यकीन करना ही था। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाता, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ी में, या फिर किराए की। किराए की गाड़ी हम तभी करते जब कहीं दूर जाना होता था। ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाएं और सब ने एक जगह पर अपनी हाँ भरी। वो जगह शहर से दूर थी, घाटियों में बसी बेलापुर। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किस हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा है। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहा है तू देवराज? देवराज ने सीधे मुझे वहाँ की फ़ोटो दिखाई। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहाँ जाने का कर रहा था। मैं, राहुल और देवराज तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब देवराज की ही गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ चुका था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवे पे आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हो गए हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन ही नहीं है, और हमारे जैसे घुमक्कड़ लोगों के लिए ये तो सोने पे सुहागा है। एक जगह देवराज ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर ज़रा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगहें देवराज को पता थी, सो वो वहाँ से होकर जाने वाला था। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को ही थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसका एक पूर्व सूचना भगवान देने लगता है। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानते हैं और उनमें आस्था रखते हैं, वो इस बात को ज़रूर मानेंगे। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहें, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा तो लग ही जाता है। लेकिन हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंख लग रही थी, तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाके लेट गया। देवराज को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधे दूर आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता ख़राब होने के कारण देवराज ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल कर दिया। शाम हो रही थी। मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटते हुए रास्ता एक मोड़ पे लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो। अचानक देवराज ने ब्रेक्स लगाए। मेरा सर सीधा सीट से टकराया। क्या हुआ रे देवराज? पागल, मेरा सिर फूट जाता तो? क्या ज़रूरत थी ज़ोर से ब्रेक लगाने की? मैंने बोला। शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी की
सामने से एक औरत आते हुए दिखी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी, अब वापस जाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। देवराज ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में, ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई, रो के मदद की भीख मांगने लगी। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने देवराज के साथ बिठा दिया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते हुए देख के हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे सब पर विश्वास नहीं होता। वो बोली, भैया ज़रूरत है, इसलिए हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते पे पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है। आप शायद नहीं जानते, संभाल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। गाड़ी चल रही थी, हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे कि राहुल का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा ही रहे थे, रास्ता था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। और ख़ास बात तो ये थी कि हमने उसके गांव का नाम भी नहीं पूछा था। मैंने राहुल को इशारा किया, देवराज से सीधी बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैं देवराज से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे हैं ये बोलकर नीचे उतर गए। देवराज अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे शायद। दूर से कोई आते हुए दिखा, तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आई। हमको पसीना छूटने लगा। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमें देखा और अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला, बाबा हम शायद से रास्ता भटक गए हैं, काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो आ ही नहीं रहा और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में देवराज आया और बोला, वो जो औरत हमारी गाड़ी में बैठी है ना, वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास गए। अब सबकी नींद उड़ चुकी थी। अरे भाई, वहाँ तो कोई औरत नहीं थी। अब देवराज को संभालना पड़ा। उसको मानो झटका लगा था। वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते में मिली तो मदद चाहिए बोल के रो रही थी, तो हमने उसे गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन हम बस घूम रहे हैं। उसका गांव भी पास में था बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया ही नहीं और ना हमारा। और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई, शायद उतर के चली गई। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सबके सर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा तुम लोग ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया था। वो कोई और नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौत होती है, ये वो ही थी। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबकी जान को
शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफ़र करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में ले गया। वहाँ एक झोपड़ा था और वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुतों की जानें ली हैं। वो ऐसे ही किसी को रास्ते पे रोकती और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे हो जाती। ये किस्सा सालों से चलता आ रहा है। मौत पे किसी का बस चलता है भला? बूढ़े ने बोला। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो उसको क्या पता, उसको तो बस बदला लेना है। उसको किसी ने मदद नहीं की सुना है। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई थी। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वाले लोगों को दोषी मानकर जो उसके झांसे में फंसा उसको मारती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ में बोल पड़े। वो बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मैं यहाँ खेत पे आता हूँ रोज़। उस रात भी था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश कर दिया। मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए ऐसी किस्मत नहीं थी उन सब की। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे। बच्चे तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे इस बात का शुक्र मना रहे थे, और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते थे तो आज शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी उस मोड़ पे हो जाती। 4 बज चुके थे। सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ से नारंगी सी लकीरें आसमान पे दिखाई देने लगी थी। हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेके आई ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहाँ से सीधा घर की ओर वापस मुड़ गए। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा। वहाँ पे वो मोड़ था जहाँ पे न जाने कितनों की जानें गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप भी अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेजना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं।